नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हर बार मैं जब कोई वीडियो बनाता हूं तो बहुत बार अपेक्षा ये होती है कि मैं शायद आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब, जिसके बारे में अपनी राय आपके सामने रख पाऊं। लेकिन आज का वीडियो एकदम उल्टा है। आज अपनी परेशानी आपसे साझा करने के लिए आपके सामने। आप जानते हैं कि मैं मूलतः एक शिक्षक हूं और आजकल या पिछले कुछ अरसे से हमारे क्लासरूम्स की एक बड़ी समस्या आपसे साझा कर रहा हूं। और समस्या यह है कि पहले क्लासरूम में विद्यार्थी आते थे इस अपेक्षा के साथ कि उन्हें क्लासरूम में कोई ज्ञान मिलेगा, उनकी कुछ समझ बढ़ेगी। और शिक्षक की भी यही जिम्मेदारी होती थी कि वे क्लासरूम में जो कुछ ज्ञान उनके पास है उसको साझा करते थे। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी कुछ अलग हो गई। अब हमें लोगों को सिखाने से ज्यादा ताकत, लर्निंग से ज्यादा ताकत डी लर्निंग पर, अनसीखा करने पर लगानी पड़ेगी। और ये केवल हमारी समस्या नहीं है, पूरे समाज की समस्या है। पिछले दिनों एक बड़े पत्रकार ने अभी चुनाव की रिपोर्टिंग करते हुए किसी व्यक्ति के सामने माइक रखा और पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा दल जीतेगा। तो उस व्यक्ति ने बाकायदा ये घोषणा की। उसने कहा कि देखिए, अमुक अमुक लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो ए प्रत्याशी है वह तो चीन और पाकिस्तान के पैसे से और चीन और पाकिस्तान द्वारा चुनाव लड़वाया जा रहा है उसे, इसलिए उसे तो वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान और चाइना प्रचार कर रहा है केएल शर्मा का, तो अब इस पर बहस ही नहीं हो सकती। मैं प्रणाम कर सकता हूं आपको, बहुत प्रणाम के पात्र हैं आप, बहुत प्रणाम करता हूं। चरण स्पर्श भी कर सकता हूं, आप हमसे बड़े हैं और आपको लग रहा है अमेठी में पाकिस्तान और चाइना प्रचार कर रहा है, तो आप चरण स्पर्श के हकदार हैं सर। धन्यवाद। इससे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। आश्चर्यजनक है, अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें, उस वरिष्ठ पत्रकार ने बाकायदा हाथ जोड़े और कहा कि आपके तो केवल चरण स्पर्श किए जा सकते हैं अगर आप ऐसी सूचना सबके सामने रख रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि दरअसल पूरे समाज में, जिनमें मेरे क्लासरूम्स शामिल हैं, जिसमें हम सब लोगों की पढ़ाई लिखाई के स्थल भी शामिल हैं, लगातार मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज के प्रेवलेंस को, उसके बहुत ज्यादा फैल जाने को हम महसूस कर रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये फेक न्यूज है क्या और ये क्यों इतने बड़े पैमाने पर चारों तरफ दिखाई देती है। देखिए, साधारण बात है, फेक न्यूज का साधारण मतलब तो है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलत जानकारी। जब कभी किसी को तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अगर आप ये देखें तो एक बड़ा कारण ये है कि अब बहुत सारे सोर्सेस, स्रोत हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं जहां पर समाचार या ज्ञान या जानकारियां दी जा रही हैं। बहुत बड़े पैमाने पर वीडियोस हैं, बहुत बड़े पैमाने पर रील, शॉर्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से समाचार देने की कोशिश करते हैं और इस कारण उनके बीच में एक तरह की प्रतियोगिता है। और समाचार की दरअसल परिभाषा भी यही हमेशा से कही जाती रही। समाचार यानी न्यूज में एक न्यूनेस की बात की जाती है। जब मैं क्लासरूम में मीडिया पढ़ाता था तो मैं लगातार ये कहता था कि समाचार की परिभाषा क्या है? नव घटित का वह अंश समाचार है जिसमें जनता की रुचि हो। अब ये कारण, परेशानी यह है कि नवघटित में बहुत बार जनता की रुचि जो है वह आवश्यक तौर पर सकारात्मक चीजों में या तक यहां तक कि सच में भी नहीं होगी। वो कहा जाता है कि इफ डॉग बाइट्स अ मैन इट्स नॉट अ न्यूज, बट इफ अ मैन बाइट्स अ डॉग इट्स अ न्यूज। यानी कि एक तरह के सनसनीखेजता जो है वह समाचार की शर्त की तरह धीरे धीरे स्थापित हुई है और परिणाम ये हुआ है कि अब यह सनसनीखेजता ही समाचार का स्थान लेने लगी है। और फेक न्यूज का भी मकसद दरअसल यही होता है। इसके अलावा जाहिर है कि फेक न्यूज एक तरह का शॉक क्रिएट करती है, एक तरह की रुचि पैदा करती है। लेकिन सबसे खतरनाक काम जो फेक न्यूज करती है वह यह है कि वह सच्ची न्यूज की, सत्य की हत्या करती है। अभी हाल में एक अध्ययन में यह बताया गया कि जो समाचार गलत होगा, फेक न्यूज होगी, अफवाह होगी, उसके प्रसारण की, उसके बार बार शेयर किए जा सकने की संभावना एक सही खबर की तुलना में कई गुना ज्यादा होगी। यानी कि इस बात की बहुत आशंका है कि अगर आप एक फेक न्यूज
किसी व्हाट्सएप पर किसी जगह पर आती है तो उसको शेयर किए जा सकने की संभावना एक सच्ची खबर की तुलना में ज्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है, और आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है इस बात को समझना कि हम पहचाने कैसे कि कोई खबर सच है कि झूठ है। यूं तो बहुत साधारण तरीके से 3 चीजों की मुख्यतः बात की जाती है। पहले जांचें कि कौन खबर दे रहा है, स्रोत क्या है। दूसरा जांचें कि प्रमाण क्या है, एविडेंस क्या दिया जा रहा है। और तीसरा जांचें कि अन्य स्रोत इसी खबर के बारे में क्या कह रहे हैं। अब ये 3 आसान से तरीके हैं। अगर आप इन तरीकों से किसी भी खबर को नापेंगे, जांचेंगे, परखेंगे तो आप पाएंगे कि 90% फेक न्यूज सामने निकल कर आ जाएगी। किसी ने कोई अफवाह खबर की तरह आपके सामने दी, आप सबसे पहले जानेंगे कि जिसने दी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या वह पहले भी इसी किस्म की खबरें देता रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स के रूप में आए, चाहे वह किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए। क्या वह व्यक्ति इस क्षेत्र का एक प्रामाणिक क्रेडिबल इंसान है, या संस्था है, या न्यूज एजेंसी है, या फिर ऐसे ही कोई है। अगर ऐसे ही कोई है तब आप उसको एट द फेस वैल्यू नहीं ले सकते। उसके इसमें आपको देखना पड़ेगा कि वह क्या प्रमाण सामने रख रहा है और अन्य स्रोत उसके बारे में क्या कह रहे हैं। हालांकि दिक्कत यह है कि अधिकांश जगहों पर आपके पास इतना अवसर होता नहीं है, आप इतना समय निवेश नहीं करना चाहते कि आप किसी खबर की सच्चाई जांचें। कई बार तो आप इस चेन में जाने अनजाने ही दरअसल इन नकली खबरों को, फेक न्यूज को फैलाने का कारण बन जाते हैं। आप शेयर कर बैठते हैं, आप खुद व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर बैठते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो भी खबर आप तक पहुंच रही है आप उसको विश्लेषण करें, उसकी हेडलाइन को समझने की कोशिश करें। अगर वह यूट्यूब है तो जरा देखें कि उसके थंबनेल में कहीं ऐसा तो नहीं कि सनसनीखेजता ज्यादा दिखाई दे रही है, क्लिक बेट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो थोड़ा थम जाएं, डबल चेक करें, उसके दूसरे स्रोतों को देखने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या अन्य फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स इत्यादि ने, मसलन पीटीआई की अपनी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, क्विंट की है, बहुत सारे अलग अलग स्रोतों की है, आप उन्हें देखें कि ये खबर जो है बाकी जगहों पर इसके बारे में क्या कहा गया है। और इस तरीके से आप केवल अपने विषय में नहीं, दूसरे लोगों को भी परसुएट करें कि वे इस हिसाब से देखें, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। दुर्भाग्य है लेकिन सच्चाई यह है कि हम एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में एकदम रसातल पर है। कुल मिलाकर 180 देशों का जब मूल्यांकन किया गया तो भारत का नंबर 161 था। यह पाकिस्तान से भी नीचे है, अफगानिस्तान के आसपास है। यानी कि हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस की जो स्थिति है वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अगर देखें तो दुनिया में बहुत कम ही ऐसे समाज हैं, जहाँ ऐसे देश हैं जहां पर जो प्रेस फ्रीडम है उसकी स्थिति इससे ज्यादा खराब हो। इस वजह से हम लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है। जब हम उस खबर की बात करते हैं जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे आरएसएफ कहते हैं, उसने शाया की, उसने प्रकाशित की, तो यह चीज निकल कर आई। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं चूंकि अकादमिक तौर पर इन सूचकांकों का अध्ययन करता रहा हूँ, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स पर, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स पर मेरे अकादमिक प्रकाशन हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कृपया इस फेक न्यूज पर यकीन न करें कि ये दरअसल सारे के सारे इंडेक्स फर्जी हैं, ये देश को अपमानित करने के लिए किए गए हैं। क्योंकि अगर आप इनकी मेथोडोलॉजीज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी मेथोडोलॉजी में उन स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इन बायसेस को हटा दे या कम से कम कर दे जिन बायसेस का आरोप इन इंडेक्सेस पे लगता है। सो लेट अस नॉट शूट द मैसेंजर, लेट अस एक्सेप्ट कि हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम की और हैंस प्रेस की क्रेडिबिलिटी का एक बड़ा संकट है। इसलिए हम लोगों को समाचारों को वी शुड ऑलवेज टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये बहुत जरूरी है। सवाल है कि क्यों फेक न्यूज आती है, क्यों जरूरी है कि हम इन फेक न्यूज को के कारणों को समझें।
सबसे पहले तो साधारण सी चीजें हो सकती है, कभी जानबूझकर शरारतन किया जाता है किसी की रेपुटेशन को कम करने के लिए, किसी को ज्यादा प्रसिद्धि दिला देने के लिए, या किसी में उसमें शामिल स्वार्थ की वजह से कि चूंकि उसके लिए कुछ पैसे मिलेंगे, वह व्यक्ति ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, उसको एड रेवेन्यू मिलेगा, उसको ज्यादा अटेंशन मिलेगी। याद कीजिए, हमने पहले भी अटेंशन इकोनॉमी पे बात की। हर्बर्ट साइमन ने बहुत पहले ये कथन दिया था कि दरअसल अब धीरे धीरे अटेंशन वह शय होती जा रही है, अटेंशन वह कमोडिटी होती जा रही है जो लगातार रेयर है, और अब तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर हो रही है, जिसका मतलब है कि आप इतनी सारी कॉम्पीटिंग सोर्सेस को देख रहे हैं कि वे सोर्स अब आपकी अटेंशन के लिए आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं। आपका 1 मिनट उनकी खबर पे चला जाए, आपका आधा मिनट उनके किसी वीडियो या शॉर्ट पे चला जाए, इसके लिए गला काट प्रतियोगिता है। इस गला काट प्रतियोगिता में सारे तत्व जो हैं वो स्वस्थ नहीं होंगे। वो आपके अटेंशन के लिए कई बार झूठ का सहारा लेंगे, झूठ के सहारे आपके अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे। ये केवल क्लिक बेट्स के तौर पर नहीं होगा, कभी कभी ये खबरों के तौर पर भी होगा। इससे स्वाभाविक तौर पर हमारे लोकतंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। बार बार 2019 के चुनावों की बात की जाती है कि 2019 के चुनावों में इस तरह की खबरों ने अहम भूमिका अदा की थी। लोगों को लगातार ये आशंका व्यक्त की गई थी कि पेड न्यूज, फेक न्यूज, ये दोनों चुनावों में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुई। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सभ्य, एक सुशिक्षित, एक क्रिटिकल थिंकिंग से लैस व्यक्ति के तौर पर जब आप किसी समाचार को देखें तो उसे एज इट इज स्वीकार न कर लें, उस पर सवालिया निशान उठाएं, अपने आलोचनात्मक विवेक को जरूर थोड़ा सा पोषित करें ताकि खबरों को खबरों की तरह देखा जाए, क्योंकि इसके जो नुकसान है वो डरावने हैं। ये केवल इतना नहीं है कि आपका कुछ समय खराब हुआ, आपको समझना पड़ेगा कि इससे समाज में एक तरह का बंटवारा होता है। हम लोगों ने पहले इको चैम्बर्स पे बात की थी, याद कीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस इको चैम्बर्स वाले वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। इको चैम्बर्स एक तरह की ऐसी स्थिति है जहां हम केवल वे आवाजें सुनना चाहते हैं जो हमारी जैसी आवाजें। इसका परिणाम क्या होता है? हम खबरों में उन खबरों को पढ़ना चाहते हैं जिन खबरों को हमें लगता है कि हमारी जो पहले से पूर्व धारणाएं हैं वे इन खबरों से पुष्ट हो रही, और हम उन खबरों को क्रेडिबल मानते हैं, हम उन खबरों की साख मानते हैं, उन्हें सच मानना शुरू कर देते हैं। इतना सच मानना शुरू कर देते हैं कि हम उनकी जांच पर किए बिना उनको शेयर करना और उनको एम्पलीफाई करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जाहिर है कि दूसरे लोग भी होंगे जो आपसे भिन्न राय रखते होंगे, उनका अपना इको चैम्बर होगा, वे अपनी तरह की खबरों को प्रसारित कर रहे होंगे, और इस तरह से सोसाइटी में, समाज में एक पोलराइजेशन होता है। ये इको चैम्बर्स सोसाइटी के पोलराइजेशन की वजह बनते हैं और फेक न्यूज इनमें सहायता करती है। दूसरा, स्वाभाविक तौर पर जो इससे वास्तविक मीडिया है उसके बारे में भरोसा गिरता है। चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, सब जगह अलग अलग सर्वे किए गए और पाया गया कि दरअसल अब लोगों का भरोसा मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना गिर गया है कि वह अब केवल 13% पर है। यानी कि 6000 लोगों के सैंपल में जब बात की गई जो भारत में, अमेरिका में और ब्रिटेन में, यूके में थे, इन 6000 लोगों में केवल 13% ने ये कहा कि वे मेन स्ट्रीम पर भरोसा करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरोसा करते हैं। और वे लोग जिनका थोड़ा बहुत भरोसा मेन स्ट्रीम मीडिया पर है भी, वे भी दरअसल ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम भरोसा जो मीडिया है उस पर कम भरोसा करते हैं, उसके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा करते हैं। अब सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म्स हम खुद ही जानते हैं कि ये तो फेक न्यूज फैलाने का सबसे बड़ा अड्डा है, क्योंकि दरअसल अकाउंटेबिलिटी का सवाल वहां से गायब हो जाता है। आप एक छोटा सा चैनल चलाते हैं, कोई बात कह देते हैं और उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप एक छोटे सा रील बनाते हैं, उसमें कोई आप लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, लोगों की किसी दवाई को लेकर, वजन कम करने को लेकर, पैसा कमाने को लेकर कुछ भी आप कहकर डाल देते हैं, और उसके बाद आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपने जो कहा था वो सच था कि नहीं था। आप जिस दवाई का दावा कर रहे हैं वो दवाई सच में काम करती है या नहीं, या फिर आप इस बात के लिए
योग्य भी हैं या नहीं कि आप इस दवाई के बारे में बता सकें? आपने कोई चिकित्सा की डिग्री हासिल भी की है या आप ऐसे ही खड़े हो गए हैं और लोगों को कानूनी सलाह, लोगों को मेडिकल सलाह देने लग रहे हैं? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और चूंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर इस तरह की राय, इस तरह की खबरें आ रही हैं, वे फेक न्यूज फैलाने का अड्डा बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट आपको चारों तरफ दिखाई देती है जो कि डिफैक्टो केवल फेक न्यूज फैलाने का काम करती है, क्योंकि यह भी सच है कि अब ऐसे टूल्स, सोशल मीडिया के टूल्स हैं जो बताते हैं कि आज क्या ट्रेंड कर रहा है। अब जो भी कोई किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, उसके ऊपर यह सांसत आ जाती है, उसके ऊपर यह एक तरह की जिम्मेदारी जैसी वह महसूस करता है कि आज उसे इस ट्रेंडिंग विषय पे कुछ ना कुछ तो बोलना ही, कुछ ना कुछ तो कहना ही। और ऐसे में अगर झूठ कहने से उसे ज्यादा लोगों की अटेंशन मिल रही है, ज्यादा रील्स ज्यादा प्ले हो रही हैं या वीडियो ज्यादा देखा जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर वह ऐसा करने लगेगा और इस तरीके से फेक न्यूज को फिर से पंख मिलेंगे। ऐसे में एक व्यूअर की जिम्मेदारी, जाहिर है कि रेगुलेटर्स की भी जिम्मेदारी है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप जब उसे कंज्यूम करने वाले लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी खास तौर पर है कि आप उसे पहचाने और पहचानने के बाद आप उसे रिपोर्ट करें, क्योंकि अदरवाइज एक तरह का बैंड वैगन इफेक्ट आता है। कोई व्यक्ति जो अपनी अकाउंटेबिलिटी महसूस नहीं करता, वह एक फेक न्यूज को इस सोशल मीडिया स्फेयर में दे देता है और अन्य लोग इस बैंड वैगन प्रभाव में उसे और ज्यादा प्रसारित करने लगते हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर मैं जानता हूं कि बाकी स्ट्रक्चरल चीजें अपनी जगह, संरचनात्मक चीजें अपनी जगह, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वजह है लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। हम एक ऐसा समाज तैयार करते जा रहे हैं, क्लासरूम्स में वह देखने को मिलता है, सोशल मीडिया स्फेयर्स में वो देखने को मिलता है, घर परिवारों में, रिश्तेदारियों में देखने को मिलता है, जहां पर क्रिटिकल थिंकिंग को, आलोचनात्मक तरीके से सोचने को हतोत्साहित किया जाता है। लोग आमतौर पर तुरंत ऑफ द कफ कमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय उसके बारे में गंभीरता से सोचकर क्रिटिकल थिंकिंग सामने रखने को। दूसरी समस्या, जैसे हमने कहा, अखबार पढ़ने का अब लोगों ने आदत ही छोड़ दी। अब मुख्य सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया हो गया है, जहां पर हम पहले ही बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर फेक न्यूज। इसी तरीके से एक अन्य वजह स्वाभाविक तौर पर वह सनसनी खींचता है, जिसके बारे में हमने कहा ह्यूमन माइंड नॉर्मली इस तरह के सनसनी खींचता की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। हम जिस समय में हैं उस समय में लोकसभा के चुनाव एकदम आसपास हैं, और हमने कहा कि 2019 के चुनावों में हमने देखा कि दरअसल फेक न्यूज ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। फेक न्यूज जो है, खासतौर से राजनीतिक फेक न्यूज जो थी, दरअसल एक अध्ययन आया जिसमें कि आवाज नाम के एक संगठन ने इस बात का व्यवस्थित अध्ययन किया और बताया कि 150 मिलियन व्यूज उन खबरों को मिले जो कि राजनीतिक फेक न्यूज थी। 15 करोड़ व्यूज ऐसी खबरों को, जो कि स्पष्टता साफ साफ दिखाई दे रहा था कि राजनीतिक फेक न्यूज थी। तो इसलिए इन चुनावों में भी आप पाएंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर फेक न्यूज की गुंजाइश होगी। अगर हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 80% फर्स्ट टाइम वोटर्स सोशल मीडिया पर फेक न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर और 20-22 साल तक है, इससे पहले आपने लोकसभा के चुनावों में वोट नहीं डाला था, तो इस बात की संभावना है कि आप ज्यादा वल्नरेबल हैं कि आप फेक न्यूज को ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे। और ऐसे में आप जिस तरीके का चुनाव करेंगे, जिस व्यक्ति को चुनेंगे, जिस दल को चुनेंगे, आप समझ सकते हैं कि वह कितना गलत फैसला हो सकता है, क्योंकि हम इन्हीं सूचनाओं के आधार पर, इन्हीं समाचारों के आधार पर दरअसल अपने निष्कर्ष निकाल रहे होते हैं, अपने चयन कर रहे होते हैं। कुल मिलाकर यह समझने की जरूरत है कि फेक न्यूज का सर्कुलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। दरअसल डाटा भी कहता है, अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखें तो आप पाएंगे कि 2019-20 के अंदर कुल मिलाकर 214% इंक्रीज हुआ है उन रिपोर्ट्स में
जिन रिपोर्ट्स में फेक न्यूज की बात की गई थी, पेंडेमिक के दौरान का पीरियड है और पेंडेमिक में आप जानते हैं कि किस बड़े पैमाने पर फेक न्यूज जा रही थी। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा सख्त फैसला करना पड़ा और बार बार जो है वह चेतावनी देनी पड़ी कि उस दौरान आप लोगों ने जो फेक न्यूज़ फैलाई थी उस कंपनी को बार बार ये एक तरह की चेतावनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई कि आप माफ़ी मांगिए, आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। कुल मिलाकर हम एक ऐसे समय में हैं जब चारों तरफ हमारे झूठ है। ऐसे झूठ में के काल में अगर आप सच खोजने का जोखिम खुद नहीं उठाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने झूठ का कंजम्पशन किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि झूठ ही आपको कंज्यूम कर लेगा। डोंट फॉल प्रे टू फेक न्यूज। थैंक यू।